हेलो एवरीवन। रोड टू जेई सीरीज़ में ये मेरा चौथा वीडियो है। यहाँ पे मैं अप्रैल 3 शिफ्ट 2 का जो क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करूँगा। मैंने पहले ही अप्रैल 2 का दोनों शिफ्ट और अप्रैल 3 का जो पहला शिफ्ट है उसका मैंने पूरा सोल्यूशन किया है, फिजिक्स का पूरा सोल्यूशन किया है। आप मेरे चैनल में या मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूँगा, आप जाके वो देख सकते हैं। आज मैं सॉल्व करूँगा अप्रैल 3 का शिफ्ट 2 वाला जो फिजिक्स क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करूँगा। अगर मैं कंपेयर करूँ शिफ्ट 1 के मुकाबले में, शिफ्ट 2 में थोड़ा इजी क्वेश्चन आया था। तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इफ ऑक्सीजन एक मिनट, ये एसोसिएशन रीजनिंग का क्वेश्चन है। इफ ऑक्सीजन आयन O2 माइनस एंड हाइड्रोजन आयन एंटर नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड विथ इक्वल मोमेंटम, देन द पाथ O-2 आयन हैज ए स्मॉलर कर्वेचर देन दैट ऑफ H+। ओके, ये तो इसका क्वेश्चन है, जो मैग्नेटिक फील्ड एंड इसका क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का जो क्वेश्चन है। हमको पता है अगर एक चार्ज, सपोज एक चार्ज है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड को एंट्री कर रहा है परपेंडिकुलरली, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलरली। अगर एक चार्ज, ये मैग्नेटिक फील्ड, वो एंट्री कर रहा है परपेंडिकुलरली, देन क्या होता है ना, वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है। एंड वो जो सर्कुलर पाथ होता है उसका रेडियस होता है R=mv/qb। m मास ऑफ द पार्टिकल, v वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल और स्पीड ऑफ द पार्टिकल, q चार्ज, v इज मैग्नेटिक फील्ड एंड r होगा रेडियस। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है दो यहाँ पे आयन है, एंटर नॉर्मल टू द फील्ड विथ इक्वल मोमेंटम, मतलब दोनों का मोमेंटम सेम है, मतलब mv, ये मोमेंटम mv, तो r को हम लिख सकते हैं p/qb। ओके, हजे देन O-2 हैज स्मॉलर कर्वेचर देन दैट ऑफ H+। O-2 का स्मॉलर कर्वेचर है देन H+। ओके, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ तो P दोनों का सेम है, तो P कांस्टेंट है, B भी कांस्टेंट होगा। इसका मतलब R इज इन्वर्सली Q। इसका मतलब Q जिसका ज़्यादा होगा, चार्ज जिसका ज़्यादा होगा, R उसका कम होगा। नाउ Q चार्ज किसका ज़्यादा है वो देखेंगे। O-2 का चार्ज ज़्यादा है, इसका मतलब उसका रेडियस कम होगा। तो जिसका चार्ज कम होगा मतलब H+ का चार्ज कम है, H+ का चार्ज कम है, तो उसका रेडियस ज़्यादा होगा। यहाँ पे लिखा है O-2 का हैज ए स्मॉलर कर्वेचर, जो कि सही होगा क्योंकि O-2 का चार्ज ज़्यादा है। अगर चार्ज ज़्यादा होगा तो रेडियस कम होगा, तो पहला असर्शन तो सही होगा। रीजन क्या लिखा है, ए प्रोटॉन विथ सेम लीनियर मोमेंटम एज एन इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म ए पाथ ऑफ स्मॉलर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑन एंटरिंग ए यूनिफॉर्म फील्ड परपेंडिकुलरली। ए प्रोटॉन विथ सेम लीनियर मोमेंटम एज एन इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म ए पाथ ऑफ स्मॉलर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ना यहाँ पे अगेन, यहाँ पे सेकेंड पार्ट में, सेकेंड रीजन में, यहाँ पे प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन को कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन दोनों का तो मोमेंटम सेम है, दोनों का मोमेंटम सेम है, फील्ड भी सेम है, अगेन सेम फॉर्मूला लगेगा। लेकिन सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में ये कह रहा है कि प्रोटॉन का विल फॉर्म ए पाथ ऑफ स्मॉलर रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रोटॉन का रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल होगा, जो कि गलत होगा क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का तो चार्ज सेम होगा। अगर दोनों का चार्ज सेम होगा तो दोनों का रेडियस भी सेम होगा, इसलिए रीजन हमारा गलत होगा। तो इसलिए कौन सा सही होगा, पहला वाला सही है, सेकंड वाला मतलब असर्शन सही होगा, रीजन गलत होगा, तो ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड हैज इट्स डिस्प्लेसमेंट वेरिंग विद टाइम गिवन है ना। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एक्सेलेरेशन। इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये मोशन इन वन डायमेंशनल क्वेश्चन है, एक्स गिवन है तो हमको निकालना है एक्सेलेरेशन। कैसे निकालते हैं एक्सेलेरेशन, सिंपली हमको क्या करना है, हमको सिंपली डेरिवेटिव करना है इसका। यहाँ पे एक्स गिवन है तो v निकाल देंगे, b कैसे निकाल देंगे, dx/dt। तो जो dx/dt आएगा फिर से हम निकालेंगे a इक्वल होगा dv/dt। तो इसमें जो आंसर आया होगा उसको फिर से हमको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आंसर आ जाएगा। तो इसको खुद सॉल्व करना है, कैसे होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, width of one of the two slits in Young's double slit experiment, interference experiment, is half of the other slit. Then the ratio of the maximum to the minimum intensity in the interference pattern is dash. Okay, maximum intensity का फॉर्मूला क्या होता है, I max होता है I1 रूट प्लस I2 रूट का स्क्वायर। मतलब डायरेक्टली देखो बस फॉर्मूला अगर याद है तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आराम से हो जाएगा।
कुछ क्वेश्चंस में, इसमें भी कुछ क्वेश्चन में, सिर्फ 2 में भी कुछ क्वेश्चन से आए थे जिसमें कॉन्स्टेंट लगाना पड़ा था, लेकिन बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में बस फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला थोड़ा ट्रिक लगाना है। आई मैक्स का फॉर्मूला ये है, आई मीन का फॉर्मूला ये है ना। हमें पूछा है विड्थ ऑफ वन ऑफ द 2 स्लिट्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज हाफ ऑफ द अदर स्लिट। ओके, यहाँ पे जो लिखा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फॉर एग्जाम्पल ये एक स्लिट है एंड यहाँ पे ये पहला स्लिट, ये दूसरा स्लिट। क्या लिखा है, width of one of the two slit in Young's double slit experiment is half of the other। मतलब एक का जो स्लिट width है वो दूसरे से आधा है। फॉर एग्जाम्पल इसका मैं थोड़ा ज़्यादा ये करता हूँ इसका, हाँ सपोज अगर ये वाला स्लिट यहाँ से यहाँ तक, सपोज ये वाला स्लिट ए है, तो सपोज ये वाला ए लेता हूँ, इसको लेता हूँ मैं a/2, आधा है ना, तो ये ए है, ये a/2। नाउ स्लिट के हिसाब से इसका इंटेंसिटी वेरी करेगा। कैसे, क्योंकि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ। इसका मतलब इट्स ए वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ना व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब होता है कि कितना ज़्यादा लाइट है। इंटेंसिटी का सिंपल मतलब है कितना नंबर ऑफ फोटॉन से कितना ज़्यादा लाइट है। अगर इसका विड्थ कम है, इसका मतलब इसके थ्रू कम लाइट पास करेगा, इसका मतलब इसका इंटेंसिटी भी कम होगा। अगर इसका विड्थ ज़्यादा है तो इसके थ्रू ज़्यादा इंटेंसिटी लाइट पास करेगा और ज़्यादा लाइट पास करेगा। अगर ज़्यादा लाइट पास करेगा तो ज़्यादा इंटेंसिटी होगा। इसका मतलब इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू विड्थ। तो इंटेंसिटी का सिंपल मतलब होता है कितना लाइट है। इंटेंसिटी का और एक भी मतलब समझ सकते हैं, इंटेंसिटी मीन्स ब्राइटनेस। अगर ये वाला ज़्यादा चौड़ा है, ज़्यादा इसका विड्थ है, तो इसके थ्रू ज़्यादा ब्राइट लाइट निकलेगा, इसके थ्रू कम ब्राइट लाइट निकलेगा। इसका मतलब अगर इसका मैं इंटेंसिटी लूँ I0, इसका कितना लेना पड़ेगा I0/2। तो सिंपली पूछा है, एक तो हो गया इंटेंसिटी I0, दूसरा हो गया I0/2। यहाँ पे एक I1 पुट कर देना है, दूसरा I2 पुट कर देना है। सिमिलरली यहाँ पे भी से पुट कर देना है, दोनों को सॉल्व करके रेशियो निकालना है, तो I max बाई I min निकालना है, हो जाएगा। नेक्स्ट, using a battery 100 picofarad is charged to a 60 volt and then the battery is removed. After that a second on charge capacitor, एक पहले ये वाला करते हैं। using a battery 100 picofarad capacitor is charged to a 60 volt battery, मतलब एक, ठीक है, एक कैपेसिटर है 100 picofarad is charged to, इसको लगा दिया गया एंड ये चार्ज हो गया मतलब इसमें चार्ज आ गया एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज टू 60 वोल्ट। देन द बैटरी इज रिमूव्ड, देन ये बैटरी को क्या किया, रिमूव किया गया। पहला केस है। सेकंड केस में ये था कैपेसिटर, अब ये बैटरी को रिमूव करके आफ्टर दैट है सेकंड ऑन चार्ज कैपेसिटर, और एक ऑन चार्ज कैपेसिटर लगा दिया गया यहाँ पे। कैसे लगा है, पैरेलल में मतलब इसको ऐसे करते हैं, तो ये वाला हमारा इनिशियल, इसको नाम देते हैं C1, ये भी C1, ये C2, ये C2। If the final voltage across the second capacitor is 20 volt, then its capacitance is dash। सेकेंड कैपेसिटर अगर इसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस है 60 वोल्ट, देन क्या होगा। तो क्वेश्चन ये दिया है कि ये कैपेसिटर है, इसको बैटरी के थ्रू चार्ज किया गया, जब बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाएगा तो ये चार्ज होगा मतलब इसमें चार्ज स्टोर होगा ना। अब क्या किया, अब ये बैटरी को रिमूव करके यहाँ पे और एक अनचार्ज कैपेसिटर लगा दिया गया एंड ये दोनों को कनेक्ट किया गया पैरेलल में। तो पूछा है ये जो कैपेसिटर है C2, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा वो हमको निकालना है। नाउ इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। पहले तो जब ड्यू टू दिस बैटरी इसमें चार्ज स्टोर होगा ना, जब मैं इसके साथ कनेक्ट कर लूँगा, मतलब जब और एक कैपेसिटर में कनेक्ट करूँगा तो चार्ज क्या होगा, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो टोटल चार्ज तो विल बी इक्वल टू इन दिस केस चार्ज। मतलब इन दिस केस, पहले केस में अगर इसको मैं लिखूँ इनिशियल, आई लिखता हूँ, इसको मैं फाइनल, तो इनिशियल केस में जितना टोटल चार्ज यहाँ पे है, फाइनल केस में भी उतना टोटल चार्ज होगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ Q इनिशियल इक्वल टू Q फाइनल, Q इनिशियल इक्वल टू Q फाइनल। नाउ सपोज यहाँ पे इनिशियल चार्ज कितना स्टोर होगा इसमें, अब इसका कैपेसिटेंस कितना था C1, इसका कैपेसिटेंस कितना है 60 वोल्ट। नाउ Q इक्वल टू पता है CV, Q इक्वल टू CV, तो यहाँ पे C कितना, तो एक काम करते हैं C1 C2 तो वैल्यू दिया है, मैं बस यहाँ पे सिंबल की टर्म से लिखता हूँ, देन वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे। Q इक्वल टू CV, तो C1 ये इसको मैं लिखता हूँ V1, जो पोटेंशियल है इसको मैं लिखता हूँ V1, तो ये C1 हो गया इंटू V1 प्लस ये तो सिर्फ इसमें ही चार्ज स्टोर था, ये C1 V1,
नाउ इक्वल टू क्यू फाइनल। अब जब क्यू फाइनल होगा तो इसमें भी चार्ज आएगा, इसमें भी चार्ज आएगा। नाउ इसमें ये दोनों में जो चार्ज आएगा, दिस टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू C1 V1। नाउ अब ये इसका कितना हो गया पोटेंशियल 20 वोल्ट। ना हमको पता है इसमें से जो चार्ज C2 में जाएगा, C1 से जो चार्ज C2 में जाएगा, तो वो कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों में पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो अगर ये 20 वोल्ट है तो ये भी कितना होगा 20 वोल्ट, तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस होगा 20 वोल्ट। नाउ अब हम निकालेंगे इसका कितना होगा टोटल चार्ज। अब इसका कितना होगा कैपेसिटेंस। हमको किसका निकालना है कैपेसिटेंस, हमको निकालना है सेकंड का, इसका निकालना है हमको कैपेसिटेंस। नाउ ये C2 कितना होगा वो हमको निकालना होगा, सिंपल। तो इसका ये दोनों टोटल, ये दोनों, ये यहाँ पे टोटल चार्ज इक्वल हम करते हैं, टोटल अगर करेंगे टोटल चार्ज इक्वल टू टोटल कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ ये दोनों कनेक्टेड है पैरेलल में, अगर ये दोनों कनेक्टेड है पैरेलल में तो इनका टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, इनका टोटल कैपेसिटेंस होगा C1 प्लस C2 इनटू ये V। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको निकालना है C2, हमको निकालना है C2। तो यहाँ पे टोटल चार्ज इनिशियल इक्वल टू टोटल चार्ज फाइनल, तो जो टोटल चार्ज इनिशियल प्लस टोटल चार्ज फाइनल ये हमको निकालना है। कैपेसिटेंस एक चीज़ होता है, यहाँ से जब हमने ये कैपेसिटर को इसके साथ कनेक्ट कर लिया ना, इसका कैपेसिटेंस में कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस एक चीज़ होता है जो चार्ज पोटेंशियल ये सब के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो इसका जितना भी कैपेसिटेंस था इसका उतना कैपेसिटेंस रहेगा। इसीलिए ये जो टोटल यहाँ पे जो कैपेसिटेंस था, ये जो टोटल C1 था ये C1 रहेगा। अब हमको C2 निकालना है, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा इसलिए मैंने V लिखा। तो नेट कैपेसिटेंस ये होल सिस्टम का हो जाएगा C1 प्लस C2 बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, एंड दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, दोनों का सेम रहेगा क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, एंड इसका है 20, एंड ये हमारा फाइनल चार्ज है। तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 इंटू V। ना यहाँ पे C1 का वैल्यू गिवन है 200 पिको फैराड, C1 का वैल्यू गिवन है। अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे V1 का वैल्यू कितना है, V1 इनिशियल जो 60 वोल्ट, तो ये 100 पिको फैराड इंटू, एक काम करते हैं ये C1 इसको, देन इसका वैल्यू है 20, हम काम करते हैं सिर्फ V1 का वैल्यू पुट करते हैं, V1 का वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। अब C1 का वैल्यू कितना, C1 है, छोड़ देते हैं C1, V1 का वैल्यू 60, तो 60 इंटू C1 प्लस सिमिलरली ये C1 प्लस V कितना 20, तो ये 20 C1 प्लस 20 C2। नाउ ये 61 ये 20 C1 ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 40 C1 इक्वल टू 40 C1 इक्वल टू 20 C2। हमको निकालना क्या है, ये 2 हमको निकालना है C2, तो C2 हो जाएगा 2 C1 जो कि 2 इंटू C1 कितना 100, तो ये हो जाएगा 200 पिको फैराड। हो गया आंसर, तो इसका आंसर होगा 200 पिको फैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऐसे ही पूरा सॉल्व करना है, खुद करना है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगा था, यहाँ पे बस इतना देखना है कि जो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसीलिए दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा एंड चार्ज कंजर्वेशन होल्ड होगा। ये दोनों का अप्लाई कर देना है, ये दोनों का अप्लाई करके बस करना है इसको। ए सॉलिड स्टील बॉल ऑफ डायमीटर 3.6 mm एक्वायर टर्मिनल वेलोसिटी, ओके टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है ना, टर्मिनल वेलोसिटी का हमारा जो टर्मिनल वेलोसिटी होता है विस्कोसिटी में जो कॉन्सेप्ट था, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो लिखते हैं। अगर VT लिखता हूँ ये होता है 2/9 रो ऑफ, यहाँ पे दो होता है ना, दो चीज़ होता है, एक होता है ऑब्जेक्ट दूसरा होता है लिक्विड, तो इसको मैं लिखता हूँ रो ऑब्जेक्ट माइनस रो लिक्विड इंटू R² G डिवाइडेड बाय ईटा कोएफिशिएंट विस्कोसिटी। ये रो नॉट इज द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, रो लिक्विड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, R रेडियस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट स्फेरिकल बॉल, एंड G हो जाएगा ग्रेविटी। पूछा गया यहाँ पे डायमीटर गिवन है, डायमीटर मतलब R गिवन मिल जाएगा, आधा उसका हो जाएगा 1.8 mm। देन वेलोसिटी गिवन है तो V टर्मिनल वेलोसिटी गिवन है, व्हाइल फॉलिंग अंडर ग्रेविटी थ्रू ऑयल अन ऑयल डेंसिटी ऑफ 925 kg/m की, मतलब इसका डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी ऑफ स्टील गिवन है, G का वैल्यू भी गिवन है, तो इसका मतलब VT गिवन है, ये गिवन है रो L गिवन है,
आर भी गिवन है, जी भी गिवन है, निकालना है हमको बस इटा, फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मोटर operating on 100 volt draws a current of 1 ampere. If the efficiency of the motor is 91.6%, then the loss of power कितना होगा? ओके, एफिशिएंसी का मतलब होता है P, एफिशिएंसी का मतलब होता है P आउटपुट, पावर आउटपुट बाई पावर इनपुट। ठीक है, अब 100 वोल्ट एंड 1 एम्पियर, 100 वोल्ट 1 एम्पियर ये ड्रॉ किया इनिशियली, मतलब 100 वोल्ट 1 एम्पियर में ये ड्रॉ किया, मतलब ये उसका है इनपुट, हमने इसको इतना दिया है, इतना इनपुट पावर दिया है ना। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है एक तो फॉर्मूला होता है IV, P इक्वल टू होता है फॉर्मूला ना, P इक्वल टू IV। तो यहाँ पे इनपुट पावर गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इनपुट पावर गिवन है एंड और क्या गिवन है, एफिशिएंसी गिवन है, तो हम निकाल देंगे आउटपुट। यहाँ पे अगर पावर देखें, पावर का वैल्यू गिवन है, पावर है यहाँ पे जो इनपुट वैल्यू है, इनपुट वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा, करेंगे तो ये वैल्यू इनपुट यहाँ पे कितना हो जाएगा, P इक्वल टू IV, I गिवन है, V गिवन है, I 1 एम्पियर, ये 100 वोल्ट, तो इनपुट हो जाएगा 100 वाट। ना एफिशिएंसी इक्वल टू P आउटपुट बाई P इनपुट, एंड ये गिवन है, परसेंटेज में गिवन है, बहुत थोड़ा ध्यान देना है। इसमें से हमको मिल जाएगा इनपुट पावर गिवन है, तो हमको आउटपुट मिल जाएगा क्योंकि एफिशिएंसी गिवन है ना। आउटपुट मिलने के बाद यहाँ पे लॉस पूछा है, लॉस मतलब कितना इनपुट दिया था माइनस आउटपुट, तो इनपुट था हमारा 100, लॉस कैलकुलेट करने के लिए कितना इनपुट हमने दिया था माइनस कितना हमारा आउटपुट निकला है, इसमें से आउटपुट निकाल देंगे, आउटपुट का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, माइनस कर देंगे, हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ना, ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे दो मास गिवन है, कंसिडर टू ब्लॉक्स A and B of masses M1 10 kg, M2 given है, okay, that are placed in a frictionless stable, कोई फ्रिक्शन नहीं है। The block A moves with constant speed V equal to 3 मीटर पर सेकेंड towards the block B, ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड में। स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट K, स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है K इतना गिवन है, अटैच विद ब्लॉक B। After the collision, suppose the blocks A and B along with the spring in constant compression state move together, then the compression in the spring is dash, neglect the mass of the spring। ओके, स्प्रिंग का मासलेस स्प्रिंग का केस है, तो इसका कोई वेट वगैरह हम कंसिडर नहीं करेंगे। नाउ देखते हैं, तो यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये जो जा रहे हैं ए, ये जो मास है, ये जो ए बॉडी है, ये जा रहा है V की स्पीड में, जब V की स्पीड में जाएगा देन ये स्प्रिंग को क्या करेगा ना, कंप्रेस करेगा। देन जब ये कंप्रेस करेगा ना, दिस कंप्रेशन स्टेट में ये दोनों मूव करेंगे, कंप्रेशन स्टेट में ये दोनों मूव करेंगे ना। यहाँ पे पूछा है कितना वो कंप्रेस होगा, ये मास ए है, V स्पीड में आ रहा है, इसके साथ वो स्ट्राइक करेगा स्प्रिंग के साथ, देन ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करने के बाद ये दोनों मूव करेंगे एक वेलोसिटी में। नाउ अब हमको निकालना है कि ये जो कितना होगा, इसका एक्सटेंशन कितना होगा। नाउ अगर यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन, ये पहले तो इनिशियल केस में ये आ रहा है, ये क्योंकि ये जो जाएगा V स्पीड में जाएगा, इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी में जा रहा है, हाफ m1v²। अब इसका काइनेटिक एनर्जी दो काम कर रहा है, पहले तो स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है, स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है मतलब इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, तो कितना स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी, हाफ kx², प्लस ये दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों मूव कर रहे हैं मतलब हाफ, दोनों का मास कितना, m1 + m2 15 kg, मतलब m1 + m2 लिखता हूँ यहाँ पे मैं, m1 + m2, तुमको खुद सॉल्व करना है, मैं बस प्रोसेस बताता हूँ, m1 + m2। ना ये जो वेलोसिटी होगा ना, यहाँ पे दो बॉडी आ गए एंड दो बॉडी एक दूसरे के साथ मूव कर रहे हैं, मतलब एक साथ मूव कर रहे हैं, इसका मतलब जो वेलोसिटी होगा यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द सेंटर मास होगा, VCM का स्क्वायर होगा, ये होगा वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो अब हमको क्या करना है ना, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर मास हमको ये निकालना है, क्योंकि अगर वेलोसिटी ऑफ द, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास यूज क्यों किया गया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास इसीलिए यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉडी नहीं है। अगर यहाँ पे कोई मतलब अगर दो बॉडी एक साथ मूव कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं ना, उनका सेंटर मास की पर्सपेक्टिव से उसको सॉल्व करते हैं। सेंटर मास का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे क्या होगा ना, होल ऑफ द मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब उसी पॉइंट में होल बॉडी का मास क्या है ना, फोकस है। तो हम क्या करेंगे ना, VCM निकालेंगे। VCM कैसे निकालेंगे ना, यहाँ पे
हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन होगा, ये जो कॉलिजन मोमेंटम कंजर्वेशन होगा ना। मोमेंटम कंजर्वेशन मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अगर इनिशियल मोमेंटम मतलब ये दोनों बॉडी का इनिशियल मोमेंटम, दोनों बॉडी का इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, पहले का m1 v1 प्लस, अब ये बॉडी रेस्ट में था, अगर निकालेंगे m1 v1 प्लस ये बॉडी रेस्ट में था, इसका इनिशियल हो जाएगा 0, तो इनिशियल टोटल मोमेंटम होगा m1 v1 इक्वल टू फाइनल कितना मोमेंटम होगा ना। फाइनल ये दोनों तो मूव कर रहे, दोनों आज सिस्टम मूव कर रहे, तो दोनों का टोटल कितना होगा मास m1 प्लस m2। नाउ कितना, नाउ ये मोमेंट सेंटर ऑफ मास इसका मूव करेगा, तो इसमें से हम क्या करेंगे ना, VSCM निकाल लेंगे। VSCM m1 v1 बाई m1 प्लस m2, ये हो गया सेंटर मास का वेलोसिटी। ना यहाँ पे भी क्या करेंगे ना, जो सेंटर मास है, सेंटर मास का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, देन बाकी सारा वैल्यू यहाँ पे गिवन है। m1 मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी गिवन है, v वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी गिवन है, k स्प्रिंग कांस्टेंट 3000 ये भी गिवन है, हमको x निकालना है, ये भी सब वैल्यू गिवन है, तो इससे करके हम x निकाल देंगे। ठीक है, इसको खुद ट्राई करना है। ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हमारा गिवन है। ट्रैवलिंग थ्रू एयर, मतलब एयर की बात कर रहा है, तो सी का जो सी स्पीड बोलिया जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इज इंसिडेंट ऑन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू गिवन है 2, पूछा है वेवलेंथ कितना होगा। ओके, हमको पता है म्यू इक्वल टू सी बाई वी। नाउ सी बाई वी कितना होगा, वी होगा एफ इंटू लामडा, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, एफ इंटू लामडा। तो यहाँ पे म्यू गिवन है, सी गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, लामडा पूछ रहे। ठीक है, तो लामडा कितना होगा, सिंपली लामडा इक्वल टू सी बाई एफ म्यू, सिंपल फॉर्मूला निकाल देना है, हो जाएगा। सारा वैल्यू यहाँ पे गिवन है। अब हमको बस क्या करना है ना, हमको यहाँ पे बस फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं, वैल्यू काम करते निकालते हैं इसका वैल्यू। सी का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, सी का वैल्यू 3 × 10⁸। फ्रीक्वेंसी कितने गिवन है, 5 × 10⁻14। म्यू कितने गिवन है, 2। सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। कितना होगा इसका आंसर, अगर देखेंगे तो 10⁸, ये ऊपर जाएगा तो होगा 10⁻⁻6, राइट। आंसर किस में निकालना है, ओके, ये 2 × 5 10 हो जाएगा, 10 होगा तो 2 × 5 10, ये हो जाएगा 15, 15 होगा तो 8 - 15, ये होगा -7, ये होगा -7। यहाँ पे सिर्फ बचेगा 3 × 10⁻⁷ निकालना है हमको, किस में, हमको निकालना है नैनोमीटर में। नैनोमीटर मतलब हमको चाहिए -9 चाहिए ना आंसर, तो लैम्डा इक्वल टू, इसको कन्वर्ट कर देंगे 3, तो ये आ जाएगा 300 नैनोमीटर। ओके, हो गया। नेक्स्ट ट्रूथ टेबल का क्वेश्चन है। सिंपली पहले इसका जो आउटपुट उसको थोड़ा करते हैं। ये वाला हमारा और गेट है, और गेट मतलब प्लस, ये दो जो इनपुट है इसके अंदर जा रहे हैं, देन ये ए इधर जा रहे हैं। अगर ये ए बी इनपुट दिया जा रहा है तो इसका कितना होगा, अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये दोनों का जो आउटपुट होगा, सपोज मैं इसके लिखता हूँ डी, तो डी हो जाएगा क्या, ए प्लस बी, एंड डी इधर जा रहा है, एंड इसमें से ए आ रहा है, इसमें से ए आ रहा है ना। ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि ये जो एंड गेट है, तो सी कितना होगा, सी इक्वल हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सी हो जाएगा यहाँ पे ए इंटू डी, ए डॉट डी ना। ए वैल्यू कितना है यहाँ पे, ए वैल्यू नहीं, डी वैल्यू कितना है, ए प्लस बी, तो ये होगा हमारा आउटपुट का फॉर्मूला। तो ये पुट करेंगे, सब ट्राई करेंगे सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। नेक्स्ट प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, तो आइडियल गैस यहाँ पे लगेगा पी वी इक्वल टू NRT, लिख लेते हैं पहले, पी वी इक्वल टू NRT। प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस कंटेंट इन ए क्लोज वेसल, क्लोज वेसल मतलब जो भी एक्सपेंशन वगैरह होगा, जो भी कुछ चेंजेस होगा, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये वेसल क्लोज है, तो कुछ चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो भी कांस्टेंट हो गया। इज इंक्रीज बाई 0.4%, प्रेशर इंक्रीज हुआ 0.4% व्हेन हीटेड बाई 1 डिग्री सेल्सियस, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ है, 1 डिग्री सेल्सियस। तो पूछा क्या है, इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना होगा। तो यहाँ पे पी वी तो कांस्टेंट, यहाँ पे क्लोज वेसल है, एनआर तो कांस्टेंट होगा ना, पी प्रोपोर्शनल टू टी है,
इसका मतलब डेल्टा पी बाई पी इक्वल टू डेल्टा टी बाई टी। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा पी कितना है, डेल्टा पी परसेंट में गिवन है, तो यहाँ पे इसे 100 मल्टीप्लाई कर देना है इसको। डेल्टा पी बाई पी दोनों साइड में मल्टीप्लाई करता हूँ 100, डेल्टा टी बाई टी इसको भी मल्टीप्लाई करता हूँ 100 ना। इसका वैल्यू गिवन है 0.4 इक्वल टू डेल्टा टी कितना 1 डिग्री सेल्सियस, तो ये 1 बाई टी इंटू 100, तो इसको सॉल्व करना है। देन टी का वैल्यू कितना होगा, टी हो जाएगा 100 बाई 0.4, वैल्यू इसका पुट कर देना है 100 बाई 0.4, आंसर आ जाएगा। 100 बाई 0.4 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, two monochromatic light intensities 1:9, an interference pattern is obtained by this in the ratio of the again से वही मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है, इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमा। तो सिंपल वही आई मैक्स एंड आई मिन का फॉर्मूला है। आई मैक्स का फॉर्मूला होगा I1 रूट प्लस I2 रूट का होल स्क्वायर, आई मिन का फॉर्मूला होगा I1 रूट माइनस I2 रूट का स्क्वायर। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या लिखा है, दोनों का जो रेशियो इंटेंसिटी का रेशियो है, सो I1 बाई I2 को लेते हैं 1:9। तो यहाँ पे पुट करना है, I1 पुट करना है, पुट कर सॉल्व हो जाएगा। आई मैक्स एंड आई मिन का निकालना है, हो जाएगा। तो I1 बाई I2 इक्वल टू 1:9, तो 9 I2 इक्वल हो जाएगा 9 I1, तो I2 की जगह ये 9 I1 पुट करना है, तो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, ओके ये अच्छा क्वेश्चन था। Two cylindrical vessel of equal cross sectional area contain water up to height 10 मीटर। तो यहाँ पे सपोज 10 मीटर 6 मीटर, तो यहाँ पे दो वेसल लेते हैं। भाई मेरा लाइन मानना पड़ेगा, स्केल यूज करते हैं। अरे नहीं, एक मिनट, हाँ ठीक है। सिमिलरली और एक लेता हूँ यहाँ पे मैं, छोड़ो। यहाँ पे एक वेसल है, टू सिलिंड्रिकल वेसल अब इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 मीटर स्क्वायर कंटेन वाटर अप टू हाइट्स। तो यहाँ पे सपोज 2 इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ पे और एक वेसल में लेता हूँ, इतना मान लो ये वेसल है। एक में कितना हाइट तक पानी है, एक में 10 मीटर हाइट तक पानी है, एक में 6 मीटर। सपोज यहाँ तक पानी है, इसमें ये पूरा यहाँ तक पानी है, तो ये 6 मीटर। इफ द वेसल आर कनेक्टेड एट देयर बॉटम, इफ द वेसल्स आर कनेक्टेड एट द बॉटम, मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको ये पहला केस है। सेकंड केस में हम क्या करेंगे, दोनों को कनेक्ट कर लेंगे, तो ये हो गया। हाँ चलेगा। तो if the vessels are connected at their bottom, then the work done by the force of gravity is dash। ओके, ये ऐसे कनेक्टेड नहीं था पहले केस में, ये कनेक्टेड नहीं था पहले केस में, these two vessels are not connected। अब हमने क्या किया, दोनों को कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद कितना वर्क डन होगा वो होगा। ओके, ऑब्वियसली पहले तो लॉजिक ये लगा सकते हैं हम कि जब पहले इनिशियल केस में यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 6 था, जब यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे तो दोनों में इक्वल लेवल तक पानी आएगा। तो दोनों में कितना लेवल तक पानी आएगा, इसमें आएगा 8 मीटर, इसमें भी आएगा 8 मीटर। अब क्या हुआ ना, ये केस में यहाँ पे 10 मीटर पानी था, यहाँ पे 6 मीटर पानी है, लेकिन यहाँ पे 8 मीटर तक पानी है, यहाँ पे भी सेम। तो अभी हुआ क्या है ना, यहाँ पे अगर हम सेंटर ऑफ मास की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इनका जो पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ये होल सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी एंड ये होल सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, मतलब फाइनल का ये कम होगा। अगर
अगर हम देखेंगे तो इन टर्म्स ऑफ क्या बोलते हैं, इन टर्म्स ऑफ सेंटर मास। यहाँ पे अगेन सेंटर मास का कॉन्सेप्ट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सेंटर मास का कॉन्सेप्ट इसलिए लगा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो मास है दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटेड मास। यहाँ पे कोई पॉइंट मास नहीं है। पॉइंट मास होगा तो वही सेंटर मास वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी को मैं ऊपर से नीचे कर रहा हूँ, नीचे से ऊपर कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, उस केस में मैं सेंटर मास का कॉन्सेप्ट नहीं लगाने वाला। सिंपली एमजीएच फॉर्मूला अप्लाई करो, वो हो जाएगा। लेकिन इस केस में अगर हमको टोटल निकालना है, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, तो हमको यहाँ पे सेंटर मास के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे उसका जो ओवरऑल सेंटर मास है वो पूरा कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इसलिए हमको इसको सेंटर मास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। तो सेंटर मास का फॉर्मूला क्या कहते हैं, सेंटर मास का सिंपल फॉर्मूला होता है ऐसे, जो नॉर्मली जो होता है पोटेंशियल एनर्जी mgh, ये होता है mgh/cm सेंटर मास। ठीक है, अब हम इनिशियल निकालेंगे टोटल का पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, देन चेंज इन पोटेंशियल विल बी इक्वल टू वर्क डन। ओके, इग्नोर द वॉइस जो बैकग्राउंड में चल रहा है, थोड़ा इग्नोर करो। तो इसीलिए हाँ, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कौन सा लगाएंगे, तो यहाँ पे कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी, अगर देखेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगा, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा वो निकालते हैं, तो होल सिस्टम का निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी ना। यहाँ पे एम जी, इसका सेंटर मास कहाँ पे होगा, ये 10 अगर मास है, मास यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसका सेंटर मास आधा होगा, बीच में होगा, मतलब 5 मीटर में होगा। इसका सेंटर मास होगा 3 मीटर में, तो इसलिए इसका टोटल कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी, देन इसका जो मास है, अब इसका कितना मास होगा, मास, देन हमको पता है रो इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। नाउ मास इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम। नाउ यहाँ पे रो इंटू वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ। तो ये होगा मास का फॉर्मूला जो कि हम हर केस के लिए लगाएंगे। तो यहाँ पे मास का क्या फॉर्मूला होगा, रो इंटू एरिया इंटू लेंथ, लेंथ कितना 10 इंटू सेंटर इंटू ये हो गया मास, देन जी, देन सेंटर मास कितना होगा इस केस का 5। ठीक है, तो ये इसका हमने निकाला, लेकिन मुझे पूरा सिस्टम का निकालना है, पूरा सिस्टम का निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। तो कैसे करना है, इसको थोड़ा मैं हटा दूं, तो होल सिस्टम का कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी, होल सिस्टम का होगा पोटेंशियल एनर्जी सिंपली जो यू होगा, अब दोनों का मैं आर कर दूंगा बस, तो इसका कितना होगा रो ए इंटू 10 इंटू ये 5g प्लस सिमिलरली इसका मास कितना होगा, इसका मास होगा अगेन मास का हमने क्या लिखा था, रो ए इंटू एल, तो इसका तो वही रो रहेगा, एरिया तो सेम होगा, दोनों का सेम है, लेंथ कितना 6, ये मास हो गया, देन जी इंटू सेंटर मास कितना होगा, इसका सेंटर मास आधा होगा, तो ये हो जाएगा 3। तो ये टोटल इनिशियल। अब इनका निकालते हैं। अब अगर ये 8 मीटर तक गया है तो इसका जो सेंटर मास वो बीच में होगा 4 मीटर में, इसका भी कितना होगा 4 मीटर में, तो सिंपली इसका निकालते हैं पोटेंशियल, इसका निकालते हैं पोटेंशियल। बाय द वे इसका जो पोटेंशियल होगा इसका वही होगा, तो इसको हम 2 इंटू कर सकते हैं। तो फाइनल कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल होगा 2 इंटू अगेन इसका भी निकालते हैं mgh/cm, इसका मास कितना होगा रो ए एल, रो कितना ये रो ए, लेंथ कितना लेंथ 8 मीटर इंटू जी इंटू सेंटर मास, इसका सेंटर मास कहाँ पे होगा 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल पोटेंशियल, ये हो गया इनिशियल पोटेंशियल। ना दोनों को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो देखेंगे जितना हमारा पोटेंशियल डिक्रीज हुआ होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ होगा, वो होगा हमारा टोटल वर्क डन। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कैसे कितना होगा, तो सिंपली दोनों को माइनस कर देंगे। ओके, इसको अगर थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं देखिए कितना होता है, वैल्यू तो बाद में पुट कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। वैल्यू को हमेशा पुट नहीं करना होता, लास्ट में वैल्यू पुट करके निकालेंगे। अगर स्टार्टिंग से वैल्यू पुट करेंगे तो कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे कितना होगा, ये 8 इंटू 4 32, ये 64 रो ए जी, इसका निकालते हैं, ये 10 इंटू 5 50 रो ए जी, ये 6 इंटू 3 18, तो टोटल होगा 68 रो ए जी। इनिशियल इतना, फाइनल इतना, देन टोटल चेंज इन कितना होगा पोटेंशियल 68 माइनस 64, तो 4 रो ए जी। अब यही होगा तुम्हारा वर्क डन। नाउ रो का वैल्यू पुट करना है, गिवन है डेंसिटी वाटर, एरिया 2 मीटर स्क्वायर, जी गिवन है, हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है, एक्सपीरियंस टॉर्क व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इन सच वे दैट द डाइपोल मोमेंट मेक्स एन एंगल। ओके, टॉर्क, डाइपोल को हमने, डाइपोल मतलब डाइपोल मोमेंट दैट मैग्नेटिक डाइपोल एक्सपीरियंस ए टॉर्क ऑफ इतना व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड in such a way that the dipole moment makes angle of 60 degree with magnetic field। पूछा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा। अगेन ये वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे हमको पता है अगर एक क्या बोलते हैं डाइपोल मोमेंट मैग्नेट को रख देंगे मैग्नेटिक फील्ड भीतर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इट विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क ना। टॉर्क का वैल्यू कितना होगा, टॉर्क होता है एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी वेक्टर फॉर्म में इसको लिखते हैं। अगर सिर्फ वैल्यू की फॉर्म लिखेंगे तो हो जाएगा एम बी साइन थीटा। ना यहाँ पे टॉर्क गिवन है, एम गिवन है क्या, एम एम नहीं, एम गिवन नहीं है। ओके, साइन थीटा तो गिवन है, तो हमको एम बी मिल जाएगा इस केस में। टॉर्क यहाँ पे गिवन है, साइन थीटा साइन 60 ये भी गिवन है, तुमको एम बी मिलेगा। लेकिन पूछा क्या है यहाँ पे, पूछा है पोटेंशियल एनर्जी ना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, माइनस एम डॉट बी, माइनस एम डॉट बी जो कि होता है माइनस एम बी कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे वही एम बी का वैल्यू, एम बी का वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगा कॉस 60, वैल्यू पुट कर देना है, हमको ये वैल्यू मिल जाएगा। अगर तुमको ये मैग्नेटिक फील्ड में कितना टॉर्क होता है ये सब का फॉर्मूला याद नहीं है, सिंपली याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल रखता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं डाइपोल रखता हूँ तो टॉर्क कितना होगा, टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी क्रॉस ई, एंड उसमें भी कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होता है यू इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। ना ये चीज़ को बस सिंपली रिप्लेस कर देना इसमें। यहाँ पे पी था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे एम होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे ई था इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे बी हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। सिंपली दोनों को कंपेयर, तो अगर ये याद है तो ये भी हो जाएगा, तो वैल्यू पुट करने आंसर आ जाएगा। In the resonance experiment, two air columns closed at one end, वो लास्ट चैप्टर, ये लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन था, साउंड वेव का ये। अब 100 सेंटीमीटर, two air columns of 100 centimeter and 120 centimeter long give 15 beats per second when each one is sounding in the respective fundamental modes। देन पूछा है फंडामेंटल मोड में वो साउंड कर रहे हैं ना। यहाँ पे पूछा है कितना होगा वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन द एयर कलम। ओके, हमको पता है कि फंडामेंटल नोट का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोज्ड का, क्लोज ऑर्गन पाइप का, वो होता है वी वाई 4L। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे दोनों फंडामेंटल नोट पे वाइब्रेट कर रहे हैं, फंडामेंटल नोट पे ये कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे F1 F2 निकाल देंगे, F1 F2 ना। ये डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, तो पहला है वी वाई 4L1, तो 4 इंटू ये 100 करेंगे तो 400, इसमें वी वाई 4 इंटू एल, 4 इंटू 120 कितना होगा 480। ठीक है ना, हमको निकालना क्या है ना, हमको पता है बीट, यहाँ पे बीट कितना होगा, बीट का जो फ्रीक्वेंसी 15 बीट्स पर सेकेंड ना। बीट्स होता है F1 माइनस F2, तो यहाँ पे जो F1 माइनस F2 सिंपली करना है, तो यहाँ पे F1 का वैल्यू कितना होगा, F1 ये मिला, F2 मिला, दोनों को माइनस कर देना है, एंड बीट का वैल्यू गिवन है 15, तो ये हो जाएगा वी बाई 400 माइनस वी बाई 480। सॉल्व करना है, सॉल्व करके भी निकालना है, ओनली फॉर्मूला में क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट, गिवन मिलर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज एसोसिएशन का क्वेश्चन है। पहले लिखा द बोर मॉडल इज एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स, सही है। Second, the formulation of Bohr model does not include repulsive force between electrons, सही है। क्यों, हाइड्रोजन जब बोल रहे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स का मतलब होता है हाइड्रोजन के केस में, इन केस ऑफ हाइड्रोजन उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे तो उसका डेरिवेशन में कैसा होता है, उसका डेरिवेशन में होता है कुलम, अगर वो एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ा होगा, जब डेरिवेशन बोर्ड्स में जो डेरिवेशन रेडियस वेलोसिटी डेरिवेशन करते हैं, हम क्या करते हैं ना, हम ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एंड इसके बीच जो कुलम फोर्स होगा उसको हम इक्वेट करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ। तो यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना, जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन लेते हैं, क्योंकि एंड जो सिंगल इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम सिर्फ ये कहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर सिर्फ न्यूक्लियस की वजह से फोर्स लग रहा है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम बाकी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं लेते। सो दिस इज दैट्स वाई बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली टू हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम। तो इसीलिए हमारा दोनों जो स्टेटमेंट है बोथ ए एंड बी दोनों सही होगा। तो हम जब बोर मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन बाकी ऑर्बिट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होगा उनका जो रिपल्सिव फोर्स है उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, उसको नहीं लेते। इसलिए ये जो बोर मॉडल को हम कहते हैं कि वो ओनली हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम जो एटम्स होते हैं उनके लिए मेनली बोर मॉडल एप्लीकेबल होता है, बाकियों के लिए बाकी के लिए एप्लीकेबल नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, सॉरी ए नहीं, इसका आंसर क्या होगा? बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो स्टेटमेंट है वो दोनों स्टेटमेंट सही होंगे। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A particle is projected with velocity u, projected projectile motion का क्वेश्चन है। So that its horizontal range is 3 times the maximum height attained by it. Now horizontal range का फॉर्मूला क्या होता है? horizontal range r u square sin 2 theta by g। then maximum height का फॉर्मूला क्या होता है? u square sin square theta by 2g। यहाँ पे क्या लिखा है? its horizontal range is 3 times maximum height, मतलब r equal to 3h। The horizontal range of the particle is given by n u square by 25g where value of n will be dash। तो हमको ये इक्वेशन को 3h के साथ इक्वेट करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके हमको क्या करना है ना, सिंप्लीफाई करके हमको साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। अगर हमको साइन थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू जो आएगा इसमें वो वैल्यू को फिर से पुट करना है, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमको पुट करना है। देन साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पुट करने के बाद फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं करता हूँ इसको, आर कितने गिवन है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी इक्वल टू ये कितना होगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। जी कैंसिल, यू स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे एक साइन थीटा कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या? बचेगा यहाँ पे एक 3 तो था ना, और 3 यहाँ पे नहीं लिखा मैंने 3, तो ये 2 यहाँ पे भी 2 एक बचेगा, 2 ये 4 हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा बचेगा। साइन थीटा इक्वल टू देन साइन थीटा इक्वल टू ये 2 ये 4 बाई 3 साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा भी है, यहाँ पे कॉस थीटा भी है, तो ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू 4/3, तो टैन थीटा हो जाएगा, टैन थीटा का वैल्यू कितना होगा? ये 4/3। तो इसमें से थीटा का वैल्यू निकालना है। अगर टैन थीटा का वैल्यू 4/3 है तो थीटा कितना होगा? थीटा शायद 37 डिग्री होगा। थीटा का वैल्यू थीटा 37 है 53। ओके, ट्रायंगल हम अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो ट्रायंगल करके हम कर सकते हैं थीटा का वैल्यू। तो इसमें से जो भी है थीटा का वैल्यू हम निकाल देंगे। थीटा का वैल्यू निकालने के बाद वहाँ पे जो साइन स्क्वायर थीटा है उसका वैल्यू पुट कर देंगे। उसका वैल्यू पुट करने के बाद हमको यू मिल जाएगा, जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो मिल जाएगा। वो उसको कंपेयर करेंगे एन के साथ तो वो आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको थोड़ा हटाते हैं। ये साइन टैन थीटा 4/3 है, तो थीटा टैन थीटा अगर 4/3 है तो थीटा कितना होगा? ट्रायंगल में करते हैं, साइन 53 होता है 4/5, तो ये 4/5/3/5 करेंगे तो हाँ ये हो जाएगा, थीटा होगा 53 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू हमें पुट करना है, साइन 53 का स्क्वायर, साइन 53 होगा 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर, देन इसको सॉल्व करके करना है, हो जाएगा। नेक्स्ट, अन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड एज 100 वाट 220 वोल्ट। तो इसका पावर मतलब यहाँ पे एवरेज पावर गिवन है 100 वाट 220 वोल्ट, ये VRMS होता है, वोल्टेज RMS वोल्टेज होता है 220 वोल्ट। पूछा गया यहाँ पे कनेक्टेड टू RMS वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट द पीक वैल्यू ऑफ द करंट। पीक वैल्यू मतलब I नॉट पूछा है। ओके, हमको पता है पावर एवरेज का फॉर्मूला होता है IRMS इंटू VRMS। तो यहाँ पे क्या गिवन है? यहाँ पे VRMS गिवन है, पी एवरेज गिवन है, हमको निकालना है पीक करंट। तो अगेन IRMS कितना होगा? IRMS होगा P एवरेज बाई VRMS। अगेन IRMS का वैल्यू कितना होगा?
आई नॉट बाई रूट टू इक्वल टू पी एवरेज बाई वी आर एम एस। हमको निकालना है कि हमको निकालना है आई नॉट होगा ये रूट टू, पी एवरेज वैल्यू कितना है, पी एवरेज 100 बाई वी आर एम एस का वैल्यू 220 वोल्ट। सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन है, कंपेयर करना है इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का निकालने के लिए सिंपली जो कांस्टेंट हम एक दो का निकाल देंगे, एक दो का निकालने के बाद बाकी को कर देंगे, तो मैच कर देंगे, वो हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बस देखेंगे तो अगर निकालते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का निकालने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला होता है, एनर्जी को हम इक्वेट कर देंगे हाफ के टी के साथ। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, ई एनर्जी। तो एनर्जी का डायमेंशन पुट करेंगे, टेम्परेचर का डायमेंशन पुट करेंगे, हमको के मिल जाएगा। ठीक है, देन सेकंड प्लांक्स कांस्टेंट को निकालना भी ईजी है, क्योंकि ई इक्वल टू एच एफ, एच ने फ्रीक्वेंसी, एच होगा ई बाई एफ। तो इसमें से एच निकालेंगे तो प्लांक्स कांस्टेंट निकल जाएगा, एच निकल जाएगा। तो दोनों को इक्वेट करेंगे, दोनों को देखेंगे किसके साथ मैच कर रहे हैं, देन बैकियो को कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे तो यहाँ ये दोनों को निकाल देंगे तो मुझे लगता है ये हो जाएगा। एंड अगर थर्मल कंडक्टिविटी का निकालना है तो ये फॉर्मूला होगा the rate of heat transfer equal to rate of heat transfer dq by dt equal to some constant k area into d theta by distance। हमको निकालना है के, तो जो हीट एनर्जी का डायमेंशन लगेगा, ये टाइम का लगेगा, ये एक्स डिस्टेंस, तो एल हो जाएगा डायमेंशन, एरिया ए स्क्वायर एल स्क्वायर होगा, ये टेम्परेचर ये हो जाएगा केल्विन। तो सिंपली वैल्यू पुट कर देना, के मिल जाएगा। तो दोनों करना है, हो जाएगा। नेक्स्ट। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। एन आइडियल गैस एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ विथ प्रेशर पी नॉट एंड बी नॉट। इनिशियल उसका स्टेट कितना है, पी नॉट बी नॉट। इट इज आइसोथर्मली एक्सपेंडेड टू 4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। अगर आइसोथर्मली एक्सपेंड हुआ है पहले केस में, आइसोथर्मली एक्सपेंड हुआ है मतलब उसका चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी 0, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। अगर डेल्टा टी 0 होगा तो डेल्टा यू भी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि हमको पता है इंटरनल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अगर इसका कोई चेंज नहीं हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर नहीं हो रहा, तो चेंज इन एनर्जी भी नहीं होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी नहीं होगा। तो एक्सपेंड हुआ है, तो सेकंड केस में तो एक्सपेंड हुआ है मतलब यहाँ पे वॉल्यूम हो गया 4 वी नॉट। देन आइसोबैरिकली कंप्रेस्ड, आइसोबैरिकली सेकंड केस में, आइसोबैरिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट होगा टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। फाइनली द सिस्टम इज हीटेड आइसोकोरियली। आइसोकोरिक मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। थर्ड केस में हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, ओके। देन पूछा क्या है, फाइनल स्टेट मतलब ये आइसोकोरिकली क्या हुआ है, फाइनली सिस्टम इज हीटेड आइसोकोरिकली टू ब्रिंग टू इट्स इनिशियल स्टेट। ओके, इनिशियल स्टेट में आ गया, इनिशियल स्टेट में आ गया मतलब वही पी नॉट वी नॉट में आ गया। देन द अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज्ड इन दिस प्रोसेस विल बी डैश। तो कितना हीट एक्सचेंज टोटल हुआ होगा वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे ना, ईच केस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करेंगे, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो ईच केस में हम ये निकालेंगे, ईच केस में ये निकालेंगे, देन तीनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद हमको डेल्टा क्यू मिलेगा ना। अब देखते हैं यहाँ पे सिस्टम क्या है ना, यहाँ पे सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हुआ था एंड फाइनली यहाँ पे पहुँच गया। इसका मतलब इसका टोटल, ये तीनों के लिए टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि इंटरनल एनर्जी डिपेंड करता है सिर्फ स्टेट के ऊपर। इट इज ए स्टेट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, ओनली डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर। स्टेट के ऊपर मतलब इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। इसका फाइनल स्टेट एंड इनिशियल स्टेट सेम है, इसका मतलब इसका जो टोटल चेंज इन एनर्जी होगा वो तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे ना, हर केस में सिर्फ निकालेंगे वर्क डन। ठीक है, पहले वाला प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में कितना होता है वर्क डन, इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस द वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना होता है वो एनआरटी वर्क डन इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, एनआरटी लॉन V2 बाई V1, V2 बाई V1 ये होता है। तो V2 यहाँ पे कितना वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ है, पहले केस में 4 टाइम्स वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ था, तो 4 V नॉट बाई इनिशियल V नॉट। ये इन केस ऑफ आइसोथर्मल हम वर्क निकालेंगे। सेकंड, तो तीनों में हम क्या करेंगे ना, सिर्फ वर्क निकालेंगे। प्रेशर कांस्टेंट है, ओके। ये इन केस ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस वर्क डन होता है P इंटू V2 माइनस V1, जो कि बहुत ईजी है।
ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, इस केस में वॉल्यूम एक्सपांड हुआ था वी नॉट टू 4 वी नॉट, लेकिन इन केस ऑफ आइसोबैरिक फिर से वो 4 वी नॉट से आ गया वी नॉट। थर्ड वाला आइसोकोरिक, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, हमको पता है वर्क डन इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी। यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब ये तो जीरो होगा, तो वर्क डन जीरो होगा। इसका मतलब ये सिर्फ ये दोनों का जो वर्क है, ये दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल इंटरनल जी जीरो, तो टोटल हीट होगा दी सम ऑफ दी वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड ये वाला क्या, आइसोबैरिक प्रोसेस। तो इसमें जितना वर्क होगा, इसमें इतना वर्क होगा, दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद टोटल हमको ये मिल जाएगा। तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg मूविंग अलॉन्ग विथ एक्स स्पीड वी आई 10 मीटर पर सेकेंड। तो मास है 1 kg, कितना स्पीड में जा रहा है वो, इनिशियल स्पीड उसका है 10 मीटर पर सेकेंड। एंटर से रफ रीजन रेंजिंग फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0.1 मीटर। ओके, तो वो सपोज ऐसे आ रहा था, देन यहाँ पे एक आ गया रफ रीजन, यहाँ पे एंट्री किया 10 मीटर पर सेकेंड में एंट्री किया उसने। देन यहाँ से वो निकला है एक्स इक्वल टू 0.4, यहाँ से वो स्टार्ट कर रहे हैं, ये वाला पोजीशन है 0.1, ये वाला पोजीशन है 1.9, यहाँ से 0.1, यहाँ से 1.9, इसको मानते हैं ओरिजिन, अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ठीक है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। नाउ द रिटार्डिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इन दिस रेंज इज एफ आर इक्वल टू माइनस के एक्स न्यूटन। तो इस केस में कितना फोर्स लगा, रिटार्डिंग फोर्स, नेगेटिव में फोर्स ऑब्वियसली इसके जो स्पीड को कम कर रहा होगा, तो एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, स्प्रिंग फोर्स है क्या, विथ के गिवन है। देन द फाइनल स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज इट क्रॉसेस रफ रीजन विल बी डैश। तो यहाँ पे कितना स्पीड होगा, यहाँ पे जब निकलेगा तो यहाँ पे कितना स्पीड होगा वो हमको निकालना, वी फाइनल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है ना, ड्यू टू दिस फोर्स इसका क्या होगा ना, जो स्पीड चेंज होगा। तो हमको क्या करना है ना, यहाँ पे निकालना है कितना होगा, यहाँ से कितना होगा जो फोर्स, सॉरी यहाँ से स्पीड कितना होगा वो हमको निकालना है ना। हमको बताइए यहाँ पे जो ड्यू टू दिस रिटार्डिंग फोर्स, ये जो रिटार्डिंग फोर्स है इसको हम इक्वल कर सकते हैं के एक्स इक्वल टू, इक्वल कर सकते हैं इसको एम ए के साथ। ये जो फोर्स है इसको हम इक्वल कर सकते हैं के ए के साथ, मतलब सॉरी एम ए के साथ इक्वल कर सकते हैं ना। हमको निकालना है स्पीड यहाँ पे। देन ए मास कितना है, यहाँ पे मास 1 kg है, तो सिंपली ए रहेगा, तो ए कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा के एक्स ना। हमको पता है ए इक्वल होता है डी बाई डी टी, ए इक्वल टू डी बाई डी टी, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स होता है वो डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर, तो ए भी हमारा डिपेंड करेगा, वो एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा ना। यहाँ पे डी बाई डी मतलब इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। इसका मतलब ए हो जाएगा डी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, कितना होगा, ये होगा वी, डी बाई डी कितना होगा, ये होगा वी। नाउ यहाँ पे वी कितना हो जाएगा, वी डी बी को एक साइड रखते हैं, ए डी एक्स को दूसरे साइड में रखते हैं, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं वी डी वी इक्वल टू ए डी एक्स, दैट इम्प्लाइज वी डी वी इक्वल टू ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए को मैं लिख सकता हूँ, ए का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ के एक्स, तो ये हो जाएगा के एक्स डी एक्स। अब मुझे क्या करना है ना, अब मुझे इसको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन मुझे कहाँ से कहाँ तक करना है ना, वी का वैल्यू हमको निकालना क्या है, वी का वैल्यू इनिशियल टू फाइनल, हमको वी का वैल्यू करना है। तो यहाँ पे वी का वैल्यू कितना होगा इनिशियली, वी का जो इनिशियल वैल्यू है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, तो सिंपली हमको 10 से इंटीग्रेशन करना है, तो 10 यहाँ पे ये 10 टू वी एफ। सिमिलरली कहाँ से कहाँ तक हमको करना है इसको इंटीग्रेशन, 0.1 से 1.9 तक, तो इसको इंटीग्रेशन करना है, वैल्यू पुट करना है। इंटीग्रेशन करने के बाद सिंपल इंटीग्रेशन ये है, सिंपल इंटीग्रेशन करने के बाद इसके वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करने के बाद हमको वो जो क्या बोलते हैं फाइनल स्पीड जो है वो फाइनल स्पीड हमको मिल जाएगा। तो ऐसे करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। यहाँ पे मेन बात ये है कि ठीक है इसको तो अगर बेसिक इंटीग्रेशन आ रहा है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बात ये है कि यहाँ पे हम इंटीग्रेशन क्यों करेंगे। इंटीग्रेशन यहाँ पे जो ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू कांस्टेंट मोशन नहीं है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ये नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो उसका जो वैल्यू है, इसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो रिटार्डेशन है। और एक चीज़ में भूल गए, यहाँ पे ए इक्वल टू माइनस के एक्स है ना, क्योंकि माइनस के एक्स दिया है तो इसे माइनस रहेगा,
ये माइनस जो है माइनस के एक्स रहेगा, ये माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा, ठीक है, ये माइनस रहेगा। हाँ, द क्वेश्चन वाज यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे क्यों या ये सब करेंगे क्यों? हम इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या ए का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता तो हम जो इक्वेशन में काइनेमेटिक से वी इक्वल प्लस ए टी या वी स्क्वायर माइनस इक्वल टू एस वो वगैरह इक्वेशन यहाँ पे यूज़ करके निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे लिखा होता है कि यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन में जा रहा है या चेंज हो रहा है तो हम भी फाइनल निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है ना, यहाँ पे वो फोर्स डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे जो फोर्स डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस के ऊपर, मतलब फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो रहा है। अगर फोर्स चेंज हो रहा है तो ए भी चेंज होगा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। एक्सेलरेशन यहाँ पे डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर, डिस्टेंस के साथ साथ ए का वैल्यू भी चेंज होगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे ऐसे इंटीग्रेशन करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। द मेन पार्ट इज हम जो भी फॉर्मूला लगा रहे हैं, फॉर्मूला तो ऑब्वियसली हम लगा लेंगे, बट द मेन पार्ट इज हम क्यों कर रहे हैं, दैट इज द मेन पॉइंट। अगर हम वो वाला हमको पता चल गया कि क्यों करना है, देन बाकी तो बस सोल्यूशन ही है, बाकी बस सॉल्व ही करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन बी, an electron in the hydrogen atom initially in the fourth excited state, तो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में इनिशियली है, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 5, इलेक्ट्रॉन एनर्जी मतलब हम ये वाला लगाएंगे n इक्वल टू माइनस 13.6 ये भी जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम तो Z1 होगा तो बाई एन स्क्वायर। ट्रांजिशन टू द एन सेट, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हुआ एन सेट पे ना, nth क्या है वो नहीं गिवन है, एनर्जी सेट बाई एमिटिंग ए फोटोन ऑफ एनर्जी 2.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन क्या है ना, n इक्वल टू 5 स्टेट से और एक स्टेट में वो जंप किया है, ट्रांजिशन हुआ है बाय एमिटिंग ए फोटोन। ओके, अगर वो फोटोन को एमिट करेगा, अगर वो फोटोन एमिट करेगा इसका मतलब वो एनर्जी लूज करके आएगा, मतलब एनर्जी लूज कर रहा है, एनर्जी लूज कर रहा है मतलब वो नीचे ही आएगा, तो एन वाला जो ऑर्बिट होगा वो नीचे होगा। सपोज ये जो एन ये नीचे है। नाउ हमको पता है ई फाइनल माइनस ई इनिशियल इक्वल टू एच न्यू द एनर्जी ऑफ द फोटोन, जो कि इस केस में है 2.86। तो हम क्या करेंगे, ई एफ, ई मतलब जहाँ से वो आया है, जहाँ से वो जंप किया फाइनल, तो ये वाला ई फाइनल माइनस 13.6 ई वी बाई एन स्क्वायर माइनस ई इनिशियल कितना होगा, तो ई इनिशियल मतलब इसकी जगह ए नहीं लिखते हैं, तो ये माइनस देन ये माइनस प्लस, तो ये क्या होगा 13.6 ई वी बाई, सर ये वाला 5 स्क्वायर होगा ना, ये वाला फाइनल 5 स्क्वायर होगा, ये वाला का 5 स्क्वायर ना, ये वाला होगा एन स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2.86 ई वी। सॉल्व करना है, सॉल्व करके एन कौन सा वाला ऑर्बिट नंबर है, कौन सा वाला एनर्जी स्टेट है वो निकालना है, हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, two cells of EMF 1 and 2 volt and internal resistance 2 and 1 ohm respectively are connected in series with an external resistance 6 ohm. Total current in the circuit is I1। ओके, पहले करते हैं, दो यहाँ पे EMF है, ठीक है, इनका रेजिस्टेंस है 2 ओम 1 ओम, इसका एक है 1 वोल्ट 2 वोल्ट, इसका रेजिस्टेंस 2 ओम, इसका 1 ओम रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज में, तो ऐसे ही मैंने कनेक्ट कर लिया इसलिए, विथ एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम, और एक बाहर रेजिस्टेंस है 6 ओम। द टोटल करंट इन द सर्किट इज I1। टोटल करंट हमको पता है V इक्वल टू IR, आई कितना होता है V बाई आर ना, इस केस में V कितना होगा ना, ये दोनों सीरीज में तो टोटल कितना होगा पोटेंशियल 3, एन सीरीज में तो टोटल कितना होगा रेजिस्टेंस, ये होगा 3, तो ये हो जाएगा करंट, ये I1 लिखा है तो करंट होगा 1 एम्पियर, ये पहला केस। सेकंड केस में नाउ द सेम टू सेल्स इन पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन कनेक्टेड टू द सेम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इन दिस केस द टोटल, इस केस में तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे दो गिवन है, दो सेल गिवन है, इनको पहले कनेक्ट किया है सीरीज में, देन बाद में कनेक्ट किया है पैरेलल में। नाउ नेट जो होता है क्या बोलते हैं, नेट EMF या नेट पोटेंशियल इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन कितना होता है, ई इक्विवेलेंस लिखता हूँ, इसका फॉर्मूला होता है E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो यहाँ पे E1 E2 R1 R2 गिवन है, तो हमको ई इक्विवेलेंट मिल जाएगा। देन अगर हम निकालेंगे R इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट कितना होगा, हमारा आर इक्विवेलेंट होगा सिंपली दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को आर कर देंगे, तो आर इक्विवेलेंट होगा R1 R2 क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है, देन ये R1 प्लस R2 करके ये हमको आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा। लेकिन ये दो
इनके साथ अगर मैं पैरेलल में कनेक्शन करूँ पैरेलल में, तो ये दो जो पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, दो जो सेल ऐसे पैरेलल में कनेक्टेड है, इनके साथ इसके साथ और एक भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ये दोनों तो पैरेलल कनेक्टेड है, इसके साथ और एक भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। इसका मतलब इन दोनों का जो नेट रेजिस्टेंस आएगा, जो कि ये है R1 R2, इसको मैं और कर यहाँ पे लिखता हूँ, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ये था सेल का जो रेजिस्टेंस है इनका नेट। लेकिन ये तो और भी एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो ये जो रेजिस्टेंस है इनके साथ कनेक्ट होगा सीरीज में, तो प्लस ये रेजिस्टेंस, तो ये होगा टोटल रेजिस्टेंस इनके साथ पैरेलल। ठीक है, तो हमको नेट रेजिस्टेंस मिला, नेट ईएमएफ मिला, देन हमको चाहिए नेट करंट। अगर नेट करंट का फॉर्मूला होगा I इक्वल टू V बाई आर, I इक्वल टू V बाई आर। तो I इक्वल टू V बाई आर मतलब यहाँ पे जो सेकंड के लिए I2 लिखा है, I2 इक्वल टू ये E इक्विवेलेंट जो कि हमको यहाँ से मिलेगा बाई आर नेट, पुट कर देना है, I2 मिल जाएगा ना। I1 हमको पहले कैसे मिला होगा, I2 मिला होगा, दोनों को डिवाइड कर देना है, देन डिवाइड करके इसको कंपेयर करके एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे जल्दी खत्म करते हैं इसको। लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन ए स्फेरिकल ग्लास सरफेस, सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का क्वेश्चन है ये, and radius of curvature 50. The image is formed at a distance of 200 centimeter from the glass surface inside the glass. तो inside the glass ये इमेज बन रहा है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे, एक सपोज ये एक सरफेस है, ये अंदर वाला ग्लास है, ये वाला एयर है, तो यहाँ से ऐसे लाइट जा रहा है, यहाँ पे एक इमेज बन रहा है, यहाँ से लाइट जा रहा है, यहाँ पे इमेज बन रहा है। तो ये वही सिंगल सरफेस का क्वेश्चन है, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, μ1 एयर, ये पहला मीडियम, ये दूसरा मीडियम, तो μ2 कौन है, μ2 ये 1.5, क्योंकि एयर टू जा रहे हैं ग्लास, तो μ2 होगा 1.5, μ1 होगा 1, v कितना गिवन है 200 सेंटीमीटर, एंड ये कहाँ पे बन रहा है, ग्लास सरफेस में। ग्लास सरफेस मतलब इमेज बन रहा है राइट में, इमेज बन रहा है राइट मतलब भी हो जाएगा पॉजिटिव 200। ना यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 एगेन वैल्यू पुट करना है, r गिवन है 50, वो भी राइट में है, तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो वैल्यू पुट करना है, यू का वैल्यू निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट, द एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल। सोप बबल का एक्सेस प्रेशर पहले बोल लिख लेते हैं, एक्सेस प्रेशर डेल्टा P इनसाइड माइनस आउटसाइड इक्वल टू 40/r। इन एयर इज हाफ द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अनदर सोप बबल B इन एयर। तो A का जो एक्सेस प्रेशर है, एक A का जो एक्सेस प्रेशर है डेल्टा P ऑफ A इज हाफ ऑफ डेल्टा P ऑफ B inside the another. Okay, if the volume of the bubble A is n times the volume bubble B. Okay, volume of A is n times volume of B, तो पूछा क्या है, then the value of n कितना। ओके, वॉल्यूम मतलब हमको पता है ये 4/3 पाई, इसका रेडियस, इसका वॉल्यूम स्पेरिकल शेप है तो 4/3 पाई को लगेगा। फर्स्ट के लिए तो ReQ इक्वल टू n 4/3 पाई RB होल क्यू, 4/3 पाई 4/3 के कैंसिल होगा, तो यहाँ पे RA बाई RB, RA या RB इनका होल क्यू इक्वल टू n होगा। तो RA बाई RB का वैल्यू कितना होगा, n टू द पावर 1/3, सॉरी ये क्यू है, n टू द पावर 1/3 होगा ना। हमको पता है डेल्टा P ऑफ A इक्वल टू हाफ ऑफ डेल्टा P ऑफ B, तो इसका मतलब डेल्टा P ऑफ A इसको हम लिख सकते हैं 4t/RA, डेल्टा P ऑफ B इसको हम लिखेंगे 4t/RB। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, दोनों का रेडियस अलग अलग है लेकिन दोनों का सरफेस टेंशन सेम होगा, तो ये चीज़ याद रखना है, क्योंकि दोनों जो सॉफ्ट सोल्यूशन है वो एक ही आइडेंटिकल सॉफ्ट सोल्यूशन है, उनका नेचर सेम है। सरफेस टेंशन से डिपेंड करता है नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए दोनों का सरफेस टेंशन सेम होगा, दोनों सोप बबल का जो सरफेस टेंशन वो सेम होगा। तो अगर दोनों को डिवाइड करेंगे, डेल्टा P ऑफ A बाई डेल्टा P ऑफ B इक्वल टू ये होगा RB बाई RA। ठीक है, RA बाई RB हुआ n टू द पावर 1/3, तो RB बाई RA हो जाएगा 1/n टू द पावर
1/3। यहाँ पे लिखा है डेल्टा पी ऑफ ए इक्वल टू हाफ ऑफ डेल्टा पी ऑफ बी। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे डेल्टा पी ऑफ ए बाई डेल्टा पी ऑफ बी करूँगा तो ये हाफ होगा। तो ये डेल्टा पी ऑफ ए बाई डेल्टा पी ऑफ बी, इसको मैं लिख सकता हूँ आधा, हाफ इक्वल टू 1/n⁻⁴। इसका मतलब 2 इक्वल टू n⁻⁴। तो n⁻⁴ इक्वल टू 2, दैट इम्प्लाइज n होगा n⁻⁴, इसका वैल्यू है 2, तो n हो जाएगा 2q, 8, आंसर होगा 8। लास्ट क्वेश्चन फिजिकल क्वांटिटी यूनिट डायमेंशन क्वेश्चन है, सी गिवन है, तो पूछा है परसेंटेज एरर इन सी कितना होगा, वेरी इजी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100। डायरेक्ट यूनिट डायमेंशन क्वेश्चन है। बस एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, यूनिट डायमेंशन का शायद शिफ्ट ये 2 में शायद 3 क्वेश्चन आया था यूनिट डायमेंशन का। तो सोचो यूनिट डायमेंशन वाला चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। चैप्टर ईजी है लेकिन इसमें से क्वेश्चन भी आता है, तो इसलिए यूनिट डायमेंशन वाला चैप्टर है, इसको ठीक से करो क्योंकि इसमें से भाई डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। प्लस 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर प्लस 1/2 इंटू डेल्टा एस बाई एस। सिंपली सबका वैल्यू पुट कर देना है। डेल्टा पी बाई पी प्रेशर, परसेंटेज प्रेशर कितना है 1%, क्यू का 2%, तो ये बस पुट करना है 2%, ये पुट करना है 3%, ये पुट करना था 2%। वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, विद दैट तो हमने इसको 1 घंटे के अंदर 1 घंटे 6 मिनट हुआ है, उसको हमने ख़त्म किया है। लेकिन मैंने यहाँ पे बस प्रोसेस बताया है, सॉल्व तुमको खुद करना है। एंड अगर किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी क्वेश्चन का तुमको फुल सोल्यूशन चाहिए या सोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो गया तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं पूरा इसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, एंड मैं ऐसे ही हर दिन ट्राई करूँगा एक एक शिफ्ट का सोल्यूशन करने के लिए, पूरा फुल सोल्यूशन करने के लिए। शॉर्ट में ओनली मैं प्रोसेस बताऊंगा, कैसे अप्रोच करना है उसको बताऊंगा। एंड एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ मतलब तुम नोटिस भी कर पा रहे होगे, यहाँ पे मेजोरिटी जो क्वेश्चन आ रहा है डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अगर तुमने बस एनसीईआरटी कवर भी कर रहे हो, एनसीईआरटी लेवल तो कवर भी कर रहे हो एंड फॉर्मूला तुमको क्लियरली याद है एंड तुम एनसीईआरटी लेवल की भी न्यूमेरिकल कर रहे हो, एनसीईआरटी लेवल न्यूमेरिकल करके फिर भी तुम अच्छा कर लोगे। ठीक है, लेकिन मतलब वो इतना क्वेश्चन नीचे आ रहा है। एंड अगर तुम और भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ये सारा जो क्वेश्चन है ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए मुझे लग रहा है 1 घंटा लग रहा है, मतलब समझा के सॉल्व करो इसलिए मुझे 1 घंटा लग रहा है। अगर तुम पूरा ज़्यादा ही हार्ड प्रिपरेशन करोगे तो शायद जो जिस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, मेजोरिटी क्वेश्चन तुम इजीली आधे घंटे में ख़त्म कर लोगे, आधे घंटे या 45 मिनट में ख़त्म कर लोगे। तो इसलिए प्रैक्टिस ठीक से करो। एंड अगर हम जो डेली करेंगे, डेली इसको प्रिपरेशन करेंगे, डेली जो सॉल्व करेंगे उसको भी डेली थोड़ा फॉलो करो, क्योंकि इससे तुम्हारा क्विक रिवीजन हो जाएगा। एंड अगर तुमने मिनिमम 5 साल का, अगर हम नेक्स्ट ईयर तक, नेक्स्ट 2026 तक अगर ये करते रहेंगे एंड तुम इसको फॉलो करते रहोगे, तुम्हारा मतलब 1 घंटा लग रहा है बस इसको पूरा एक को करने के लिए, बस 1 ही घंटा लग रहा है। मतलब 1 घंटे तो देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, तुम आराम से तुम्हारा रिविजन भी हो जाएगा एंड तुम इसके लिए प्रिपरेशन हो जाओगे। एंड अगर तुम 10 साल का या 5 साल का क्वेश्चन कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जा रहा है, कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला तुम्हारा रिवीजन हो ही जा रहा है। तो इसको डेली फॉलो करो अप टू लास्ट ईयर तक, डेफिनेटली तुम्हारा अच्छा ये होगा। एंड अगर कुछ फीडबैक देना है, कुछ भी अच्छा करना है, फीडबैक देना है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए। थैंक यू।